मैं शालिनी आपकी बालाजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द्विनिषेचन का। बहुत बार आप देखते होंगे कि आपके नीट एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बच्चों को ये बेस क्लियर ही नहीं है कि आखिर द्विनिषेचन होता कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो हमेशा ध्यान रखना कि ये होती है पुष्प पादपों। ठीक है, ये किसमें होती है? जो द्विनिषेचन होता है, द्विनिषेचन जो होगा वो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये होता है पुष्प पादपों, पुष्प पादपों में। क्लियर है? ये आप इन्हीं में पढ़ते हो। पुष्प पादप का मतलब है आवर्त बीजी पादपों में। अब आप सब निषेचन से तो यहाँ पर परिचित है, लेकिन ये द्विनिषेचन क्या है? बस यहाँ पर नाम पर ही इसका पूरा का पूरा अर्थ लिखा गया है। निषेचन मतलब आप सभी को पता है, निषेचन का मतलब होता है क्या? निषेचन मतलब कि युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन, है ना। अब युग्मक कौन कौन से होते हैं? युग्मक आप सभी को पता है, नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है? मादा युग्मक के साथ संलयित होता है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर जो नर युग्मक मादा युग्मक है, इनके एक तरीके से केंद्रक संलयित होते हैं और फिर यहाँ पर आगे संरचनाओं का निर्माण होता है। अब पुष्प पादपों में आप द्विनिषेचन पढ़ते, द्वि यानी कि दो, अर्थात पुष्प पादपों में दो बार निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर जो युग्मक है उनका संलयन दो बार होता है। आप सभी को पता है कि पुष्प पादपों में दो नर युग्मक बनते हैं। एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक के साथ संलयित होता है, लेकिन जो दूसरा नर युग्मक होता है वो कहा जाएगा द्वितीयक केंद्रक से संलयित होने और वो भ्रूणपोष नामक संरचना का निर्माण करता है। चलिए अब इसको इतना ज्यादा डिटेल में ना जाकर के हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि आखिर अंड कोशिका कहाँ स्थित है, द्वितीयक केंद्रक कहाँ है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर भ्रूण कोश की संरचना होती कैसी है। क्लियर? आप सभी को पता है कि पुष्प पादपों में नर संरचना पुंकेश्वर होती है, मादा संरचना आपकी स्त्री केसर होती है। स्त्री केसर में आप सभी को पता है कि वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर ही एक बीजांड की संरचना होती है और बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश का निर्माण। अब भ्रूण कोश की संरचना कैसी होती है इसके बारे में मैं आप सभी को बता देती हूँ। जब आप किसी भी पादप के अंदर उसके बीजांड के मध्य में देखोगे तो यहाँ पर एक आपको 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना देखने के लिए मिलती है। 7 कोशिका, वो कैसी? 8 केंद्रक की संरचना देखने के लिए मिलती है। ये बात क्लियर है आप सभी को? अब ये 7 कोशिका और 8 केंद्रक एक भ्रूण के अंदर कैसे व्यवस्थित होती है? तो भ्रूण कोश की संरचना में आप देखोगे, ये हमने भ्रूण कोश बनाया और इसके अंदर ये 7 कोशिका दर्शा दीजिए। 7 कोशिका कैसी होती है? 3 कोशिका ऊपर की साइड होती है इस तरीके से, ठीक है, और 3 कोशिकाएं नीचे की साइड होती है। क्लियर? ये 3 कोशिकाएं कैसी होंगी? नीचे की साइड होती है। क्लियर? अब एक कोशिका कैसी होगी? एक कोशिका यहाँ पूरे मध्य में फैली हुई होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कितनी कोशिकाएं बन गई है? 7 कोशिका बन गई। 3 ऊपर, 3 नीचे और एक मध्य में पूरी 7 कोशिका होती है। और अब इसमें 8 केंद्रक कैसे होते हैं? तो प्रत्येक कोशिका जो ध्रुवों पर उपस्थित है, अपना अपना इनके पास एक एक केंद्रक होता है। कौन सी? जो ध्रुवों पर उपस्थित है इनके पास आप देख सकते हो यहाँ पर इनके पास अपना अपना एक एक केंद्रक है। तो 3 और 3 ये कितने हो गए? 6 केंद्रक हो गए। अब 7 और 8 दो केंद्रक कहाँ होते हैं? तो मध्य में जो एक कोशिका होती है उसके पास होते हैं कितने केंद्रक? 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ये होती है आपकी एक भ्रूण कोश की संरचना। अब इनको अगर हम नेमिंग दे दें तो जो पहले जो ऊपर की 3 कोशिका, ये जो आपकी निभाग, बीजांड के निभाग भाग वाली साइड कोशिकाएं होती है, इन्हें हम कहते हैं प्रतिव्यशांत कोशिका। प्रतिव्यशांत कोशिका हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, प्रतिव्यशांत कोशिका कहते हैं। क्लियर? यानी कि एंटीपोडल सेल्स हम इनको कहेंगे। क्लियर हो गया है? ठीक, उसके बाद आप देखोगे जो मध्य की कोशिका होती है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ध्रुवीय कोशिका, ठीक है, या हम इसको द्वितीय कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने 2 केंद्रक धारण कर रखे हैं। क्लियर? ठीक है, लेकिन जो इसके मध्य का केंद्रक होता है
इन्हें हम क्या कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ये क्या होंगे? केंद्रक के नाम की बात करें। क्लियर? उसके बाद आ जाए नीचे वाले ध्रुव पर, यानी कि जो बीजांड द्वार के सामने वाले हैं। तो आप सभी देखोगे यहाँ पर मैंने दो अलग कलर की बनाई और एक अलग कलर की बनाई। ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम कहेंगे सहायक कोशिका। क्या कहलाएंगी? सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं और ये एक तरीके से सहायता प्रदान करेगी द्विनिषेचन की क्रिया में, इसीलिए इनका नाम सहायक कोशिका है। लेकिन जो आप रेड कलर की कोशिका देख रहे हो ये होती है अंड कोशिका की संरचना, यानी कि ये वही कोशिका है जो कि कौन है? मादा युग्मक है। हमारा जो एक नर युग्मक होगा वो इसी मादा युग्मक के साथ संलयित होकर के पहली निषेचन की क्रिया को करेगा, तब जाकर के दूसरा यहाँ पर संलयन की क्रिया होगी, लेकिन पहला निषेचन इसके साथ ही होगा। क्या आप सभी को भ्रूण कोश की संरचना क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? अब जब भ्रूण कोश की संरचना क्लियर है तो अब हम समझते हैं किसे? द्विनिषेचन की क्रिया को। चलिए, तो द्विनिषेचन की क्रिया के लिए मुझे एक बीजांड की संरचना बनानी पड़ेगी। ये हम मादा संरचना में ये द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो मैं यहाँ पर कुछ बीजांड की संरचना का निर्माण करूंगी। ये आपकी क्या है? ये है स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर में आप सभी को पता है ये होता है वर्तिकाग्र का भाग। क्लियर? ये होती है वर्तिका। क्लियर? ये होता है अंडाशय। क्लियर? और अंदर इसके कौन उपस्थित है? अंदर इसके होता है बीजांड। ठीक है, ये कैसा होता है? बीजांड की संरचना होती है। क्लियर? और बीजांड के अंदर कौन उपस्थित है? भ्रूण कोश। और इसमें कैसी है? वही तीन कोशिका, प्रतिव्यसांत कोशिका जिनमें अपना अपना केंद्रक था, एक यहाँ पर मध्य की कोशिका जिसमें एक केंद्रक था, और तीन कोशिकाएं नीचे बीजांड द्वार के सम्मुख जिसमें से एक कौन सी है? अंड कोशिका भी है, और इन तीनों के पास अपना अपना क्या है? केंद्रक है। तो ये किसकी संरचना हो गई? ये हुई क्या? सबसे पहले हमने बीजांड की संरचना बनाई, और बीजांड के अंदर ये जो 7 कोशिका 8 केंद्रक वाली संरचना आप देख रहे हो ये किसकी है? भ्रूण कोश की संरचना है, एम्ब्रियो सैक की संरचना है। क्या क्लियर हो गया है? अब द्विनिषेचन कैसा होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, जो स्त्री केसर की संरचना है इसमें जो वर्तिकाग्र होती है ये कैसी होती है? चिपचिपी होती है। कैसी होंगी? चिपचिपी होती है। ठीक है, स्टिकी भी हम कहते हैं, स्टिग्मा इसका नाम होता है, स्टिकी होती है, चिपचिपी सी होती है। क्लियर? अब क्या होगा? जब परागकण की क्रिया होगी, परागकण की क्रिया होगी, परागण का मतलब क्या है? कि जो आपके परागकण होंगे, कौन होंगे? परागकण जो होते हैं जिन्हें हम पोलन सैक कहते हैं, पोलन सैक होते हैं, वो किसी माध्यम के पोलन ग्रेन जो होंगे वो क्या करेंगे? किसी माध्यम से, जैसे वायु, जल या कीटों के द्वारा कहां पर आएंगे? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो वो जो पुष्पों में आप पाउडर वाली फॉर्म देखते हो, माना वो कहां आ गई है? परागकण में आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो इनमें से एक परागकण यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। परागकण की अगर आपको संरचना याद हो तो परागकण कैसी संरचना होता है? इसमें एक कैसी होती है? कायिक कोशिका होती है। याद है आप सभी को? इसमें एक कायिक कोशिका होती है और एक क्या होगी इसके अंदर? जनन कोशिका होती है। सभी को क्लियर है ना? जनन कोशिका होती है। अब जो कायिक कोशिका होती है ये तो आगे चल करके एक नली का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं पराग नली। तो यहाँ पर पराग नली, माना बाद एक परागकण था वो विभाजित हुआ और कायिक कोशिका विभाजित होकर के इस तरीके से नलिका रूपी संरचना के रूप में ऐसे आ जाती है। तो ये किसकी संरचना है? पराग नली का। ठीक है, वही जैसे ही कायिक कोशिका ने यहाँ पर पराग नली का निर्माण करा, पीछे से जनन कोशिका भी विभाजित हो जाएगी और ये यहाँ पर दो नर युग्मक का निर्माण करती है, दो नर युग्मक का निर्माण करती है। और ये दोनों नर युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं।
ठीक है। तो आप देख रहे हो अगर ये विभाजन करेगा तो इसमें कैसा विभाजन होगा, अंदर ही विभाजन हो जाएगा, यानी कि कायिक कोशिका नलिका के रूप में बाहर नीचे जा रही होगी, तो युग्मक भी कहाँ होंगे, इसके अंदर से ऐसे बहते हुए नीचे आ रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो पराग नली होती है ये कहाँ से, बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है, यहाँ पर से कहाँ जाएगी, बीजांड द्वार में प्रवेश करेगी। अब ये जो यहाँ पर इसको सूचना मिली थी वो किससे मिली थी, सहायक कोशिका से मिली। सहायक कोशिका ने बताया था कि यहाँ पर रास्ता है, ठीक है, क्योंकि सहायक कोशिका के पास कुछ एपरेटस उपस्थित होते हैं, कुछ संरचनाएं उपस्थित होती है जो कि पराग नली को यहाँ पर दिशा देने का काम करेगी, तब जाकर के पराग नली कहाँ, यहाँ बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करती है। अब देखो जैसे यहाँ पर पराग नली अंदर बीजांड द्वार के प्रवेश करी तो पीछे से जो नर युग्मक आ रहे हैं वो भी इस पराग नली के माध्यम से कहाँ आएंगे, इस बीजांड द्वार के अंदर आ गए। तो हम इसको किससे बना लेते हैं, ब्लू कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो ये आ गए परागकण दोनों के दोनों, ठीक है। अब पहला जो युग्मक है, पहला नर युग्मक किसके साथ संलयित होगा, यहाँ पर जो आपकी अंड कोशिका है उसके साथ संलयित हुआ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगले पेज में कि पहला जो नर युग्मक था, ठीक है, जो कौन सा था, एक जो नर युग्मक था जो कि कैसी संरचना है, एक अगुणित संरचना है, उसका संलयन हुआ किसके साथ, एक अंड कोशिका के साथ। सबसे पहले उसको कौन मिली, अंड कोशिका मिली, ये भी क्या थी, एक अगुणित संरचना थी। जब ये दोनों का संलयन हुआ, इन दोनों का संलयन हुआ तो यहाँ पर एक युग्मनज संरचना का निर्माण हुआ, ठीक है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हुआ। और ये जो जाइगोट की संरचना थी वो कैसी थी, द्विगुणित थी। तो पहला संलयन यहाँ पर हो गया, तो पहला हो गया ये संलयन, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, अब एक नर युग्मक तो यहाँ संलयित हो गया, पीछे से भी तो ये नर युग्मक आ रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये आगे जाएगा और ये किसके साथ संलयित हो जाएगा, ये जो मध्य में उपस्थित जिसने दो ही केंद्रक यहाँ पर धारण कर रखे हैं, ये जो द्वितीयक केंद्रक वाली जो कोशिका होती है इसके पास जाकर के यहाँ पर ये तीनों के तीनों आपस में संलयित हो जाते हैं। यहाँ पर नर युग्मक दो थे, दोनों नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ और एक ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित हुए, दो बार यहाँ पर निषेचन की क्रिया हुई, इसीलिए इसे हम कहते हैं द्विनिषेचन या हम इसे कहते हैं दोहरा निषेचन, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो दूसरा नर युग्मक आया, ये तो आपका पहला आया, दूसरा नर युग्मक कहाँ आया, दूसरा नर युग्मक जो कि कैसी कोशिका थी, अगुणित कोशिका थी, वो पीछे से आया और वो कहां पर संलयित हुआ, वो जो आपकी द्वितीयक केंद्रक वाली संरचना थी, द्वितीयक केंद्रक की संरचना थी। अब ये द्वितीयक केंद्रक वाली जो कोशिका थी ये कैसी थी, एक द्विगुणित संरचना थी, इसके साथ संलयित हुआ और इसके पश्चात किसका निर्माण करते हैं, ये एक त्रिगुणित संरचना जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं, इसका निर्माण करती है, जो कि एक कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित। यानी कि जब अगुणित और द्विगुणित मिलेंगे तो यहाँ पर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर निषेचन की क्रिया, ये जो संलयन की क्रिया हो रही है ये कितने बार हो रही है, दो बार हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन, या हम इसको किस नाम से जानते हैं, द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं, जो कि केवल आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, पुष्प पादपों में, जिन्हें हम आवर्तबीजी पादप के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से आपको एक भ्रूणकोश की संरचना को याद रखना है, उनकी कोशिकाओं को, उनकी कोशिका की संरचनाएं, उनकी संख्या कितनी होती है, और फिर देखना है कि किस तरीके से दोनों नर युग्मक ने अपनी अपनी कोशिकाओं के साथ संलयन करके यहाँ पर दोहरा निषेचन प्रदर्शित कर। क्लियर? तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।